नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए धन्यवाद रेनोस। जरा सोचिए, बिजली के खंभे खड़े हैं, तार जुड़े हुए हैं और निवेश की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन जब सूरज ढलता है तब भी कुछ घर अंधेरे में रहते हैं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, निर्माण से नहीं बल्कि इस बात से कि क्या बिजली सच में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन पाती है। पूरे अफ्रीका में भरोसेमंद और किफायती ऊर्जा तक पहुंच अभी भी विकास की एक बड़ी चुनौती है। बढ़ते निवेश और संसाधनों के बावजूद कई घरों और कारोबारों को अभी भी बिजली कटौती, सीमित कनेक्शन या इतनी महंगी बिजली का सामना करना पड़ता है कि उसे नियमित रूप से इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कामकाज और नए अवसर दोनों रुक जाते हैं। इस रिसर्च करेंट्स अफ्रीकाज एनर्जी सीरीज में हम देखते हैं कि गहरी आर्थिक शोध हमें क्या बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली तक असली भरोसेमंद और उपयोगी पहुंच के बीच जो अंतर है उसे कैसे बंद किया जा सकता है। इस पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश हमेशा असली पहुंच में क्यों नहीं बदलते, और इसके लिए हम अफ्रीका में कीमत, अफोर्ड करने की क्षमता और घरों की बिजली की मांग पर हुए नए शोध का सहारा लेते हैं। बिल्कुल। आप जानते हैं, पिछले एक दशक में अफ्रीका की बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश तेजी से बढ़ रहा है। सरकारें, डेवलपमेंट पार्टनर्स और प्राइवेट सेक्टर सब इस सिस्टम में पूंजी लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है। कई जगहों पर कनेक्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से पैसा लगाया जा रहा है। यही वो इन्वेस्टमेंट आउटकम गैप है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, है ना? क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्टिंग को देखें तो वो कहते हैं कि सबको बिजली की पहुंच देना तकनीकी रूप से संभव है। लेकिन जब हम 2024 और 2025 के नए शैक्षणिक शोध को देखते हैं तो वो कहीं ज्यादा जटिल तस्वीर दिखाता है। ऐसा लगता है कि एक्सेस सिर्फ किसी घर तक एक तार जोड़ देने भर की बात नहीं है। ऐसा नहीं है। सबूत बताते हैं कि बिजली की पहुंच कोई एक बार की घटना नहीं है, जहां आप स्विच ऑन करें और फिर बात खत्म हो जाए। बिजली की पहुंच हर महीने का एक आर्थिक खर्च होता है। इन शोध पत्रों से जो मुख्य बात सामने आती है वो ये है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से सबको बिजली नहीं दी जा सकती। हमें अपनी फाइनेंसिंग को इस बात के साथ मिलाना होगा कि घरों के लोग वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं। मतलब ये सिर्फ कनेक्शन के बारे में नहीं है। नहीं, बात कीमत, मांग और भरोसेमंद सप्लाई की है। हम देख रहे हैं कि बिजली की मांग उपयोग की कीमत और लोगों की आय की सीमाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। अगर हम सही प्राइसिंग मॉडल नहीं बनाते तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पड़ा रहता है, उपयोगी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए सबूतों को देखते हैं, क्योंकि यहाँ 4 खास केस स्टडीज हैं जो इस बात को साफ करती हैं। पहली 2025 से टोगो से है। ये उस चीज से जुड़ी है जिसे मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, बिजली से जोड़ने की लागत और बिजली को उपयोग करने की लागत के बीच का फर्क। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। आमतौर पर सरकारें एक्सटेंसिव मार्जिन पर सब्सिडी देने पर ध्यान देती हैं, यानी सोलर केट या ग्रिड मीटर की शुरुआती लागत पर। वो मान लेती है कि अगर किसी को ये उपकरण दे दिया गया तो वो अपने आप बिजली उपयोग करने के लिए पैसे का इंतजाम कर लेगा। लेकिन टोगो का डेटा कुछ और ही कहता है। बिल्कुल अलग। इस स्टडी में उन्होंने ऐसी सब्सिडी का परीक्षण किया जिसने शुरुआती लागत को बिल्कुल नहीं बदला। इसकी बजाय उन्होंने सोलर ऊर्जा के उपयोग की चलती रहने वाली कीमत, यानी रोज की फीस को लगभग 17 से 42% तक कम कर दिया, जो सिस्टम के आकार पर निर्भर था। और इसका परिणाम क्या रहा? ये बहुत ड्रामेटिक था। उपयोग की कीमत में उस कमी से सब्सिडी के पहले 5 महीनों में छोटे सोलर सिस्टम अपनाने में 240% की बढ़ोतरी हुई। 240% सिर्फ रोज की दर कम करने से? हाँ, अपनाने की इलास्टिसिटी लगभग -4.1 आंकी गई। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि अगर कीमत में 10% की कमी हो तो अपनाने में 40% से ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। भले ही शुरुआत में अपनाने का स्तर कम हो, फिर भी इस तरह की इलास्टिसिटी बहुत असाधारण मानी जाती है। ये बहुत बड़ा है। इससे लगता है कि घरों के लोग काफी समझदारी से लंबे समय का हिसाब लगा रहे हैं। वे सिर्फ शुरुआत की फीस नहीं देख रहे, वे ये भी सोच रहे हैं कि क्या मैं इसे अगले महीने और उसके बाद वाले महीने में भी अफोर्ड कर पाऊंगा। बिल्कुल, इस्तेमाल की ज्यादा कीमत एक बड़ी बाधा बन जाती है। अगर रोज का खर्च बोझ जैसा लगे तो लोग कनेक्शन नहीं लेंगे, भले ही कनेक्शन खुद मुफ्त क्यों ना हो। मतलब किफायती होना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे एक और सोच सामने आती है कि समस्या सिर्फ इस बात की नहीं है कि लोगों के पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात की भी है कि उनके पास पैसा कब होता है, यानी नकदी की उपलब्धता का सवाल।
सही, मतलब ये कि जिस समय घरों को बिजली के क्रेडिट्स खरीदने होते हैं, उस समय उनके पास नकद पैसा कम होता है। यही हमें दूसरे शोध पत्र तक ले जाता है, जो रवांडा पर आधारित है। वहाँ शोधकर्ताओं ने इस लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट के विचार को जांचने के लिए एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया। उन्होंने इसे कैसे जांचा? उन्होंने घरों को एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी, यानी अभी बिजली इस्तेमाल करो, बाद में हमें पैसे दे देना। इससे नकदी की समस्या हल हो गई और बिजली क्रेडिट खरीदने के लिए बार बार किसी विक्रेता के पास जाने की झंझट भी कम हो गई। मुझे लगता है कि लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। लगभग 20% ग्राहकों ने इस क्रेडिट का इस्तेमाल किया, जिससे पता चलता है कि उन्हें ये सुविधा पसंद आई। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। कुल इस्तेमाल की गई बिजली की मात्रा में कोई खास बदलाव नहीं आया। रुकिए, तो भुगतान आसान बनाने से उन्होंने अधिक बिजली का उपयोग नहीं किया? नहीं, और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समझ है। बाजार की रुकावटें जैसे नकदी की कमी मांग को कम करने की मुख्य वजह नहीं है। असली बाधा बुनियादी किफायती होना है, यानी आय का स्तर। आप भुगतान करने का तरीका जितना चाहें उतना आसान बना दें, लेकिन अगर घर की आय ही पर्याप्त नहीं है, तो बिजली का इस्तेमाल नहीं बढ़ेगा। इससे काफी भ्रम साफ हो जाता है। हम सिर्फ फिनटेक के जरिए गरीबी से जुड़ी सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो हमने इस्तेमाल के मामले में कीमत और नकदी की उपलब्धता दोनों को देख लिया। लेकिन खुद तकनीक को अपनाने का फैसला क्या होता है? मुझे पता है कि अक्सर बहस होती है कि मुख्य ग्रिड को बढ़ाया जाए या ऑफ ग्रिड सोलर का इस्तेमाल किया जाए। केन्या की एक स्टडी सच में दिखाती है कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसे हायरार्की ऑफ डिमांड कहा जाता है। केन्या की इस स्टडी से एक बहुत बड़ा पसंद का फर्क सामने आता है। ग्रामीण घरों के लोग सोलर होम सिस्टम की तुलना में ग्रिड कनेक्शन को कहीं ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उसमें क्षमता और भरोसेमंद सप्लाई ज्यादा होती है। मैं यहाँ आंकड़े देख रहा हूँ। ग्रिड के लिए औसत विलिंगनेस टू पे लगभग $78 थी, जबकि ऑफ ग्रिड सोलर के लिए सिर्फ $43। ये लगभग दोगुना है। बिल्कुल, लोग जानते हैं कि ग्रिड से फ्रिज या भारी मशीनें चल सकती हैं, जबकि सोलर से अक्सर ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ बाजार की एक दुखद सच्चाई है। $78 अभी भी इतना कम है कि उससे ग्रामीण घर को ग्रिड से जोड़ने की असली लागत पूरी नहीं हो पाती। और सबसे गरीब परिवारों के लिए ये $78 बहुत बड़ी रकम है। स्टडी में बताया गया है कि ये उनकी सालाना खर्च का 8% से भी ज्यादा हिस्सा ले लेगा। बिल्कुल, यानी ऐसी स्थिति है जहां लोग ग्रिड चाहते हैं, लेकिन वे शुरुआती खर्च नहीं उठा सकते। लेकिन स्टडी में एक नीति उपाय भी मिला जिसने मदद की। जब भुगतान की अवधि बढ़ा दी गई, यानी एक साथ पूरी रकम देने की जगह किश्तों में भुगतान किया गया, तो ग्रिड कनेक्शन स्वीकार करने की दर 50% से बढ़कर लगभग 75% हो गई। इसलिए कर्ज या किश्तों की सुविधा शुरुआती बड़े खर्च को अफोर्ड करने में घरों की मदद करती है। भले ही रवांडा वाले मामले में इससे बिजली के इस्तेमाल में बदलाव नहीं आया। इससे बात साफ हो जाती है। अगर ग्रिड एक तरह का बेहतर विकल्प है तो पैसे की मदद से लोगों से ले सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि सबसे गरीब लोगों के लिए सिर्फ किश्तों में भुगतान की सुविधा भी शायद काफी नहीं। यही हमें सबसे कठिन हालात तक ले जाता है, नाजुक परिस्थितियां। चौथा शोध पत्र ज़ैम्बिया, मलावी और युगांडा की शरणार्थी बस्तियों को देखता है। ये इन सिद्धांतों के लिए जैसे अंतिम परीक्षा जैसा लगता है। यहाँ हम ऐसी आबादी की बात कर रहे हैं जिनकी आय पर बहुत कड़ी सीमाएं हैं। हाँ बिल्कुल, और डेटा दिखाता है कि आय ही मांग की सख्त सीमा तय करती है। आमतौर पर घर भरोसेमंद बिजली के लिए अपनी मासिक आय का लगभग 10% तक देने को तैयार रहते हैं। लेकिन क्योंकि आय बहुत अलग अलग होती है, इसलिए असली रकम हर जगह बहुत अलग अलग दिखाई देती है। हाँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जाम्बिया के महेबा में लोग हर महीने $36 तक देने को तैयार थे, लेकिन युगांडा के अर्जुमानी में ये सिर्फ $8 प्रति माह था। ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ बिल्कुल, और ये अंतर सिर्फ आय से ही नहीं बल्कि स्थिरता से भी तय होता है। महबा जैसी पुरानी बस्तियों में, जहाँ लोग कई सालों से रह रहे हैं, वे ज्यादा निवेश करने को तैयार होते हैं। भरोसेमंद बिजली यहाँ सबसे बड़ा कारण बनती है, सुरक्षा, रोशनी और सुरक्षित माहौल के लिए। लेकिन अजुमानी जैसी जगहों में 28% लोगों की बिजली के लिए देने की इच्छा शून्य थी। शून्य। हाँ, ये इच्छा की कमी नहीं बल्कि भुगतान करने की पूरी तरह असमर्थता को दिखाता है। और दिलचस्प बात यह है कि मानवीय सहायता पाने का संबंध भुगतान करने की इच्छा के साथ नकारात्मक पाया गया। क्या सच में आपको लगता होगा कि सहायता मिलने से उनके पास बिजली खरीदने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा आ जाएगा? ऐसा ही लगता है, लेकिन इस डेटा में सहायता मिलना असल में बहुत गहरी गरीबी का संकेत है। अगर किसी को सहायता मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। ये दिखाता है कि जब तक गहरी और लक्षित मदद नहीं दी जाएगी, तब तक बाजार पर आधारित बिजली के समाधान इन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन चारों शोध पत्रों
टोगो, रवांडा, केन्या और शरणार्थी संदर्भ को साथ रखकर देखें तो ऐसा लगता है कि हमें बिजली की पहुंच में निवेश के बारे में सोचने का तरीका बदलना होगा। यह सिर्फ बना दो और लोग अपने आप आ जाएंगे वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ सप्लाई पर आधारित सोच से आगे बढ़ना होगा। टोगो का सबूत बताता है कि लंबे समय तक किफ़ायती होना ज़रूरी है, सिर्फ कनेक्शन फीस नहीं। रवांडा बताता है कि आसान कर्ज कम आय की समस्या का कोई जादुई समाधान नहीं है। और केन्या हमें दिखाता है कि लोग ग्रिड चाहते हैं, लेकिन इसे संभव बनाने के लिए हमें व्यवहारिक और किफायती भुगतान मॉडल की जरूरत है। बिल्कुल। और ऑफ ग्रिड क्षेत्र के लिए हमें ये मानना होगा कि सबसे गरीब लोगों के लिए अक्सर सोलर ही एकमात्र आर्थिक रूप से संभव विकल्प होता है। लेकिन उसके लिए भी ऐसी सब्सिडी की ज़रूरत है जो उनकी असली स्थिति को ध्यान में रखे। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि युगांडा में रहने वाला कोई शरणार्थी सोलर होम सिस्टम के लिए बाजार की पूरी कीमत दे, जब उसकी देने की क्षमता सिर्फ $8 प्रति महीने है। मतलब आगे का रास्ता निवेश को रोकना नहीं, बल्कि उसे समझदारी से करना है। बिल्कुल सही कहा। निवेश और पहुंच के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए नीति को मांग की तरफ ध्यान देना होगा। यही बात आईईए ने भी कही थी। फाइनेंसिंग की कमी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर कीमत और मांग आपस में मेल नहीं खाती तो सिर्फ पैसा लगाने से सबको बिजली नहीं मिलेगी। हमें भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि वही असली मूल्य पैदा करती है। और शुरुआत से ही सिस्टम में किफ़ायतीपन को शामिल करना होगा। और जहां डेटा और डिलीवरी सिस्टम इसकी अनुमति दे, वहां सरकारें सार्वजनिक खर्च को सबसे कमजोर घरों तक लक्षित कर सकती हैं। इसीलिए अच्छी डेटा सिस्टम में निवेश इतना महत्वपूर्ण है, ताकि संसाधनों का इस्तेमाल सही और कुशल तरीके से हो सके। जब हम फाइनेंसिंग को लोगों की असली जिंदगी की स्थिति के साथ जोड़ते हैं, तभी निवेश के बाद सच में पहुंच बनती है। यहीं पर इसे खत्म करना एक मजबूत बात है। फाइनेंस को लोगों की असली जिंदगी की स्थिति के साथ जोड़ना। यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अब आपकी बारी, रेनॉस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं, और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।